तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड जो टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो हमें होल नंबर रेशो के बारे में बताता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें उसी चीज़ की एग्जैक्ट रेशो के बारे में बताता है। जैसे ग्लूकोज के फार्मूले के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उसके अंदर उनके जो एलिमेंट्स की जो अमाउंट है, जो मोल्स हैं, उनका रेशो है 6:12:6। अगर मैं इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करूँ तो 6 के टेबल पर ये तीनों कट जाएंगे। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे क्या बता रहे हैं? एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में बता रहे हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे उनका एग्जैक्ट नंबर दे देता है कि एग्जैक्टली इस कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में। अब मैं रिलेशन निकालना चाहूँ, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं कि मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसके अंदर अगर मुझे नंबर ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना हो तो 6:6 से रेशो आ जाएगी 1:1। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका HO बन जाएगा 2:2 काटने पर। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर बनाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग विद n। अब n कहाँ से निकल के आएगा? n निकालने के लिए आपको दो मास चाहिए होंगे, पहला मॉलिक्यूलर मास, दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास। जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को ऊपर सॉल्व कर लेंगे, फिर आप इसका मास कैलकुलेट करके ले आएंगे, उस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हैं। अब बारी आती है मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आएगा। मॉलिक्यूलर मास या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज वेपर डेंसिटी दी गई होगी, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। अब इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फॉर्मूला है जिसमें एक कंपाउंड है और उसकी ये परसेंटेज दे रखी हैं। तीनों एलिमेंट्स के मैंने नाम लिख लिए, उनके सिंबल लिख लिए, उनकी परसेंटेज लिख ली, उनका वेट लिख लिया जो हमें पता होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 32, सल्फ़र का 32 और ऑक्सीजन का 16। अगले स्टेप में मैं इस परसेंटेज को इसके मास से डिवाइड कर दूंगी। उससे नेक्स्ट स्टेप में इसकी परसेंटेज को इसके मास से डिवाइड कर दूंगी। थर्ड वन, इसकी परसेंटेज को इसके मास से डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड करने पर एक एक नंबर आ जाएगा। अब मुझे चेक करना है इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन है। तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है वो है 1.266। इस 1.266 से हम इन तीनों नंबर्स को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो तीनों नंबरों को डिवाइड करने के बाद तीनों नंबरों को जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास ऐसी एक वैल्यू आएगी। 1.266 को इससे डिवाइड किया तो 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पर 1.5। लेकिन 1.5 एक डेसिमल में नंबर है, इसलिए मुझे इसको डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 आ गया। अगर इसका डबल करूँगी तो इनका भी डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 आ जाएंगे। अब Na 2 हो चुके हैं, S2 हो चुके हैं और O3। तो मेरे कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया ये। अब आपकी NCERT का एक क्वेश्चन था जो कल क्लास में करवाया गया था और कुछ बच्चों को समझ नहीं आया है। तो देखिए, एक वेल्डिंग फ्यूल है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर मैं इसका एक छोटा सा सैंपल जलाती हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन ऑक्सीजन से जलकर क्या बना देगा? CO2। और उसका जो मास दे रखा है वो 3.38 ग्राम दे रखा है। फिर हाइड्रोजन को जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनेगा H2 + ½ O2 = H2O, जिसका वेट हमें दे रखा है 0.690 ग्राम। एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, कोई और प्रोडक्ट नहीं बना है। तो पहले मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर लेती हूँ। मैंने कहा फ्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन थे। कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो CO2 जिसका वज़न 3.38 ग्राम। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो H2O जिसका वज़न ये ग्राम। अब मेरे काम की चीज़ सिर्फ कार्बन है इसमें से, तो मैं एक रिलेशन निकाल लूँगी कि यहाँ कार्बन का वज़न 12 ग्राम है, जो कि हमें पता होता है। यहाँ से CO2 का निकाल लिया 44 ग्राम। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 44 ग्राम CO2 के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है वो कितनी है? 12 ग्राम है। तो एक में कितनी होगी? तो 3.38 ग्राम में कितनी होगी? सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है कि एक फ्यूल था, अब उसने पता लग गया कि कार्बन और हाइड्रोजन थे, वहाँ से पीछे से हम लोगों ने उनके मास निकाल लिए हैं। दोनों को अब मैं क्या कर लेती हूँ? ऐड कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो मुझे परसेंटेज चाहिए है, तो मैं यहाँ कार्बन की परसेंटेज निकाल लेती हूँ। कैसे? जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को रख देंगे नीचे। हाइड्रोजन का निकालना है तो उसे ऊपर और टोटल को रख दिया नीचे। इंटू क्या कर दिया? 100। यहाँ पर भी इंटू 100 कर दिया, मुझे परसेंटेज मिल गई। ये परसेंटेज आ गई मेरी कार्बन की और ये परसेंटेज आ गई हाइड्रोजन की।
तो कार्बन की परसेंटेज मैंने लिख दी है यहाँ पे 92.32 और हाइड्रोजन की 7.68 आई है, वो मैंने लिख दी है। कार्बन का वज़न 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सेम वही मेथड, परसेंटेज को मास से डिवाइड करना है, परसेंटेज को मास से डिवाइड करना है। 2 नंबर आएंगे, जो छोटा नंबर होगा उसी से दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ आ गया 1 1, तो कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या कह रहा था। उसने कहा वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, 10 लीटर गैस है STP पर, और इस गैस का वज़न आता है 11.6 ग्राम। जब मेरे को वॉल्यूम दिखाई दिया और STP दिखाई दे गया तो मुझे एक मोल का फॉर्मूला याद आ गया। यहाँ से मोल का क्या फॉर्मूला है, गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट STP, जिसका फॉर्मूला ये लगा दिया मैंने। 10 लीटर मुझे गिवन थे, STP पर वॉल्यूम मुझे पता था। अब मैं मोल का सेकंड फॉर्मूला लगाऊंगी जिसमें मुझे मास बाय मोलर मास रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर गैस का मास दिया गया है कितना, 11.6 ग्राम। इस लीटर से जो है मैंने मोल निकाल लिए और उसके बाद यहाँ पर मैं मोल से मास बाय मोलर मास लगाकर मोल वाले की, इस वाले की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँगी। मास क्वेश्चन में गिवन था 11.6, मोलर मास उस गैस का मैं निकाल लूँगी। मोलर मास ऑफ गैस मैं सॉल्व कर लूँगी। ये वैल्यूज़ को पुट करने के बाद x की वैल्यू 25.9 आएगी, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 26 बना लूँगी। अब मोलर मास कितना आ गया, 26 ग्राम आ गया। अब इम्पीरिकल फॉर्मूले का मास भी चाहिए है, तो इम्पीरिकल फॉर्मूला कितना था, CH था। इस CH का मोलर मास इम्पीरिकल फॉर्मूले का मास निकाल लिया। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 13। n की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, तो 26 डिवाइडेड बाय 13 आंसर आ जाएगा 2। अब फाइनल फॉर्मूला लगा देंगे। मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है n इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला। इम्पीरिकल फॉर्मूला CH था, n की वैल्यू 2 थी, तो आंसर आ गया C2H2। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, आप देख सकते हैं इसको, ये NCERT का ही है कि कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट करके ये बना के देता है। तो बताइए कितना मास CaCO3 का रिक्वायर्ड होगा कि वो HCl के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाए। अब मेरा क्वेश्चन घूम गया किस पे, यहाँ पे। ये HCl के बारे में कोई जानकारी दी गई है। HCl के बारे में 25 ml वॉल्यूम और ये मोलारिटी दे रखी थी। मोलारिटी को सुनते ही मैंने मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दिया, मास बाय मोलर मास इंटू 1/V। मास मुझे पता ही नहीं है, वही तो मुझे चाहिए था यहाँ पुट करने के लिए, तो मैंने x मान लिया। मोलारिटी 0.75 है, मैंने पुट कर दी। फिर 25 ml मेरा वॉल्यूम था, यहाँ लगा दिया। मोलर मास HCl का आता है 36.5, कैलकुलेट करके 25 ml थे तो 1000 ऊपर लगाना पड़ेगा लीटर बनाने के लिए। यहाँ से x सॉल्व होके आ गया इतना 0.684 ग्राम। ये मुझे पता चल गया कि इतना मास HCl का इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। अब इसी रिएक्शन को मैं दोबारा लिख लेती हूँ। अब इसमें क्या देख रही हूँ मैं, इनके मोलर मास जो होते हैं इनके वो लिख लेती हूँ। CaCO3 का मोलर मास होता है 100 ग्राम, HCl का होता है 36.5, एक का तो 2 का कितना होगा 73 ग्राम। तो अब मैं जनरलाइजेशन क्या बनाऊंगी कि 73 ग्राम HCl का रिएक्ट करता है CaCO3 के कितने ग्राम के साथ, 100 के साथ। तो 1 ग्राम कितने से करेगा, 100/73 से। तो ये जो मास HCl का निकल के आया था, HCl का 0.684 ग्राम, ये कितने CaCO3 के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज जो मुझे पढ़ाना था, वो था लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है लिमिटिंग मतलब जो कमी में है। तो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका होता है, यूज़ हो चुका होता है, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अब जब यही बंदा रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हुआ है तो इसके ख़त्म होने के बाद दूसरे रिएक्टेंट किसी से कंबाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो जब किसी से कंबाइन ही नहीं कर पाएंगे तो वही डिसाइड करेगा ना कि कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर वो ख़त्म हो चुका है तो प्रोडक्ट भी उतना ही बन पाएगा। अब वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कम्प्लीटली यूज़ नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दे रखा था। जब ये ख़त्म ही हो चुका तो दूसरा वाला बंदा तो यूज़लेस बन गया ना। अगर वो यूज़लेस है तो इसका मतलब वो एक्सेस रिएजेंट है। तो रिएजेंट 2 हो गए, एक लिमिटिंग में एक एक्सेस में। अब इसको मैं कैसे समझा सकती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक बंदा ए का है और 3 बंदे बी के हैं, रिएक्शन हो रही है दोनों के बीच में। अब एक ए जो है एक ही बी के साथ तो रिएक्ट कर सकता है, तभी तो एक ए भी बन पाएगा। अब इसमें से ये जो बी हैं, एक यूज़ होने के बाद 2 एक्स्ट्रा रह गए। अब ये जो 2 स्पेयर रह गए हैं ये एक्सेस में चले गए। अब ये कम्प्लीटली यूज़ हो गया तो ये लिमिटिंग हो गया, क्योंकि ये पूरा यूज़ हो चुका है। अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस ए के हिसाब से तो बनेगा। अब देखिए ए तो मिनिमम है ही है और बी जो है
बी जो है हमारे पास किस में है, एक्सेस में है। अब क्वेश्चन क्या है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ताकि वो क्या फॉर्म कर सके, H2O फॉर्म कर सके। बताइए इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जब आपको ऐसी कोई रिएक्शन दी गई हो, सबसे पहला काम आप रिएक्शन को लिख लीजिए। H2O2 H2O बनेगा, लेकिन O2 आधा नहीं लेंगे, आधा लेने से रिएक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो मैं डबल कर लेती हूँ। हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, इधर बैलेंसिंग करूँगी तो इधर भी 2 आ जाएगा। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, आपको 2 तरह के मास लिखने हैं। एक तो पहला गिवन मास जो क्वेश्चन में दे रखा होता है, दूसरा मास मोलर मास जो हमें पता होता है। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, आपको वही मेथड लगाना है जो हम लगा रहे हैं। कैसे वाला कि 4 ग्राम हाइड्रोजन का 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 32 ग्राम से। तो एक कितने से करेगा, 32/4 से। तो ये जो 3 ग्राम यहाँ पर दे रखे हैं हाइड्रोजन के, वो कितने ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे होंगे, तो 32/4 इंटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आया 24 ग्राम, जबकि क्वेश्चन में ऑक्सीजन का मास कितना दे रखा था, गिवन मास 29 ग्राम, और हमने कितने यूज़ किए, 24 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम तो अनयूज रह गया। और जो अनयूज होता है वो कौन सा रिएजेंट होता है हमारा, एक्सेस रिएजेंट। तो अगर ये एक्सेस में है तो दूसरा इसका मतलब किस में है, लिमिटिंग में है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हुआ है 29, यूज़ कितना हुआ है 24, तो 5 ग्राम एक्सेस हो गई। अब यही क्वेश्चन हम उसके साथ अप्लाई करेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कैसे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के 4 ग्राम के साथ। 32 ग्राम ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के 4 ग्राम के साथ, तो एक कितने से करेगा। तो जो क्वेश्चन में 29 ग्राम ऑक्सीजन के दे रखे हैं, वो 29 ग्राम ऑक्सीजन के कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आंसर आ रहा है सॉल्व करके 3.6 ग्राम। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन वाले ने तो दिए थे 3 ग्राम, लग गए हमारे 3.6, यानी कि ज़्यादा यूज़ हो रहा था, यानी कि ये 3 तो पूरे यूज़ हो ही चुके होंगे। अगर ये रिएक्शन में सबसे कम रह गया, क्योंकि इसको ज़्यादा चाहिए थी और ये कमी में रह गया है, तो इसी का मतलब ये एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब अगर यही सबसे पहले ख़त्म हुआ है तो यही डिसाइड करेगा कि अब प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था, क्योंकि ये ख़त्म ही हो गया तो अब प्रोडक्ट और तो नहीं बन पाएगा इसके अलावा। इसलिए हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि H2O कितना बनना चाहिए, इस रिएक्शन को दोबारा लिखा जाएगा। कैसे, वही स्टेप करेंगे, पहले गिवन मास फिर मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में हाइड्रोजन का 3 था, वाटर कितना बना है अभी तक पता नहीं है। हाइड्रोजन का मोलर मास 4 आ गया, वाटर का 1 का 18 होता है तो 2 का 36 ग्राम हो गया। अब क्वेश्चन को वही यूनिटरी मेथड से करेंगे। निकालने क्या है, ये जिसको निकालना है उसको इसी साइड पर रखेंगे, जो गिवन होता है उनको इस तरफ, जो निकालना है उसको इस तरफ। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन का फॉर्म कर रहा है H2O कितना, 36 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना करेगा। तो जो 3 ग्राम क्वेश्चन में हाइड्रोजन की गिवन है वो कितना कर रहे होंगे। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया 27 ग्राम। तो ये तरीका है लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो इस तरीके से आप बुक में एक क्वेश्चन है ये वाला, स्क्रीन को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और ट्राई कीजिए। शाम की जो ऑनलाइन क्लास होगी मैं उसमें आपको बता दूंगी कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। थैंक यू।